हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, इस लेक्चर सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे। जो हमने इकोनॉमिक सीरीज़ शुरू की है उसका आप भरपूर प्रयोग भी कर पा रहे होंगे। आज हम एक न्यू चैप्टर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें राम मोहन रॉय को आज हम लेंगे और इनको विस्तार से थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि इस लेक्चर सीरीज़ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आप क्वेश्चन कर पाने में सफल हो पाएँ और जो भी आपने लक्ष्य अपने जीवन में बनाया है सफलता का, वो आप प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, शुरू करते हैं। Immense intellectual and cultural stirrings characterized 19th century India. The impact of modern Western culture and consciousness of defeat by a foreign power gave birth to a new awakening. देखिए अब क्या हो रहा है कि एक अवेकनिंग आ रही है, एक तरह से जागरण काल शुरू हो चुका है। जागरण काल का मतलब है कि नए विचार आ रहे हैं। ठीक है, जितनी कुरीतियाँ हैं उनके बारे में लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जैसे कि सती प्रथा हो गई। ठीक है, और जो विधवाओं की जो मैरिजेस को लेकर के पहले एक टैबू था कि विवाह दोबारा नहीं हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें दूर की जा रही हैं। उसको क्या किया जा रहा है, लॉ के द्वारा उसको ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, और आगे जानते हैं। ठीक है, देयर वॉज एन अवेयरनेस दैट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय अ हैंडफुल ऑफ फॉरेन। अब देखिए इनको समझ में आ रहा है कि चंद मुट्ठी जो फॉरेनर्स यानी ब्रिटिशर्स जो आ चुके हैं इंडिया में, वो उन्होंने एक तरह से कॉलोनी बना ली है। इंडिया में कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं, सभी को पता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो एक तरह से चेतना से भर रहे हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हम पर शासन कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह की वहाँ पे एक तरह से अवेकनिंग आ रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल वीकनेस ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि चंद लोग हम पर शासन कर पाए कि वहाँ पे उन्होंने कुछ वीकनेसेस को पकड़ लिया था जो इंडियन सोसाइटी में, कल्चर में फैला हुआ था, इसीलिए वो हम पर राज कर पाए। थॉटफुल इंडियंस बिगैन टू look for the strength and weaknesses of their society and for ways and means of removing the weakness। अब यहाँ पे जो थॉटफुल इंडियंस हैं यानी कि जो विचारशील व्यक्ति हैं, जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि इनकी जो कल्चर में, हमारे सोसाइटी में व्याप्त बहुत सारे जो कह सकते हैं कि वीकनेसेस है, कमजोरियाँ हैं, उनको कैसे दूर किया जाए और एक सशक्त भारत कैसे बनाया जाए। वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस रिफ्यूज टू कम टू terms with the West and still put their faith in traditional Indian ideas and institutions, other gradually came to hold that elements of modern Western thought had to be imbibed for the regeneration of their society। कुछ तो उसमें ऐसे थे कि ठीक है, ओल्ड ट्रेडिशन जैसा चल रहा है, ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ लिविंग चल रही है, उसके तहत जाएंगे। लेकिन कुछ उसमें ऐसे लोग थे जो कि समझ रहे थे कि हमें वेस्टर्न आइडियाज़ का बेस्ट लेकर के इंडिया में क्या करना है, अवेकनिंग लानी है, इनमें एक चेतना भरनी है कि क्या क्या चीज़ें गलत इंडिया में हो रही हैं, उसको दूर करके इन ब्रिटिशर्स को भगाना है। ठीक है, फाइन। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो राजा राम मोहन रॉय का आता है। तो इनके बारे में जानते हैं। द सेंट्रल फिगर इन दिस अवेकनिंग वॉज राम मोहन रॉय, who is rightly regarded as the first great leader of modern India। ठीक है, फर्स्ट ग्रेट लीडर माने जाते हैं मॉडर्न इंडिया के। राम मोहन रॉय वॉज मूव्ड बाय डीप लव फॉर हिज पीपल एंड कंट्री एंड वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ फॉर दिस सोशल, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल रीजनरेशन। उन्होंने क्या किया, उनको देश से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो उन्होंने देश के लिए क्या किया, देश के सोशल यानी कि जो सामाजिक ढांचा था, रिलीजियस यानी कि जितने भी हम रिलीजन से लेकर के जो प्रथाएं थी वो सारी चीज़ें, इंटेलेक्चुअल यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग था, ऑल पॉलिटिकल रीजनरेशन यानी दोबारा से उनका एक तरह से उनमें नए आइडियाज़ भर के उनको एक तरह से ठीक किया जाए, ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे। ही वॉज पेन्ड बाय द स्टैग्नेशन एंड करप्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। उनको बहुत दर्द होता था कि वो सोसाइटी में जब देखते थे कितना सारा करप्शन है, भ्रष्टाचार है ना, और बहुत सारा एक तरह से समाज जो है वो बहुत एक तरह से रुक सा गया है। ठीक है, जैसे स्टैगनेंट हो जाता है वाटर जैसे
रुक जाता है तो वहाँ सड़न शुरू हो जाती है। वैसे समाज में भी जब समाज एक तरह से किसी कुरीति, किसी सोशल स्ट्रक्चर के तहत उसमें एक स्टैगनेंसी आ जाती है तो भी क्या, समाज सड़ने लगता है। ठीक है, तो उनको बहुत दर्द होता था ये सब देख करके। देखिए, पॉपुलर रिलीजन वॉज फुल ऑफ सुपरस्टिशन एंड वॉज एक्सप्लॉइटेड बाई इग्नोरेंट एंड करप्ट प्रीस्ट। वो देख रहे थे कि ये जो पॉपुलर रिलीजन चल रहा है, यानी जो धर्म चल रहा है, वो क्या कर रहा है, बहुत सारे अंधविश्वासों से भरा हुआ है और उससे समाज का कल्याण नहीं हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, लोग और ज़्यादा जो इग्नोरेंट हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा छले जा रहे हैं। किनके द्वारा, ये जो यहाँ पे सामंतवादी जो लोग हैं या जो प्रिस्ट हैं, प्रिस्ट यानी जो पूजा करते हैं। ठीक है, द अपर क्लासेस वर सेल्फिश, जो अपर क्लास था बहुत ज़्यादा संकीर्ण था, सेल्फिश था, एंड ऑफन सेक्रीफाइड सोशल इंटरेस्ट टू देयर ओन नैरो इंटरेस्ट। और वो क्या कर रहा था, अपने इंटरेस्ट के लिए सोशल इंटरेस्ट का क्या कर रहा था, उसकी बलि चढ़ा रहा था एक तरह से। ठीक है, राम मोहन रॉय possessed ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल philosophic system of East, but at the same time he believed that modern culture alone would help to regenerate Indian society। देखिए, उनको अपने देश से, ट्रेडिशन से, राम मोहन रॉय जी को अपनी ट्रेडिशन से बहुत प्यार था, लेकिन वो ये भी समझ रहे थे जो मॉडर्न कल्चर है, जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ वर्किंग है, अगर हम उसे अपनाएंगे नहीं तो इंडियन सोसाइटी का पुनर्विकास कैसे होगा, वो फिर से कैसे रीजनरेट होगी। ठीक है, इन पर्टिकुलर ही वांटेड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन एंड वीमेन। तो वो क्या चाहते थे कि यहाँ के जो देशवासी हैं वो क्या करें, रैशनल यानी कि थिंकिंग। रैशनल का मतलब होता है जहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, जहाँ पे उसके पीछे का तर्क वो आप बता पा रहे हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को साबित कर पा रहे हैं कि आप ये चीज़ मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं। देखिए, सती प्रथा आप करवा रहे हैं तो सती हो रही हैं स्त्रियाँ, तो क्यों हो रही, इस पर कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या हो रहा था, एक तरह से वुमेन का शोषण हो रहा था। तो वो ये चाहते थे कि साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हो और ह्यूमन डिग्निटी को रिकॉग्निशन मिले, यानी कि जो मानवीय एक तरह से जो सम्मान है उसको एक तरह से एक तरजीह दी जाए, और सोशल जो इक्वालिटी है यानी कि सामाजिक जो समानता है, ठीक है, वो मिले। मैन एंड वीमेन में भी जो भेदभाव होता है उसको दूर किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो वॉन्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्री इन द कंट्री। वो चाहते थे कि मॉडर्न यानी कि अत्याधुनिक पूंजीवाद आज आ पाए और दूसरा इंडस्ट्री भी यहाँ पे लगे ताकि यहाँ का डेवलपमेंट हो सके। राम मोहन रॉय रिप्रेजेंटेड अ सिंथेसिस फॉर द थॉट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। उन्होंने क्या किया, पूर्व और पश्चिम का दोनों का मिला जुला के एक तरह से उनके दिमाग में क्या थे, ऐसे थॉट्स थे कि पूर्व का भी हम बेस्ट लेके चलें और वेस्ट का भी हम बेस्ट लेके चलें, ताकि क्या हो, डेवलपमेंट भी हो और हम अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। ही वॉज अ स्कॉलर, बहुत बड़े विद्वान थे, हु न्यू ओवर अ डजन लैंग्वेज, यानी कि 12 से ज़्यादा लैंग्वेजेस वो जानते थे, इनकी भाषाओं का ज्ञान था उन्हें, इंक्लूडिंग संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड हिब्रू। ये सारी लैंग्वेजेस उनको आती थी। ठीक है, एज अ यंग मैन ही हैड स्टडीड संस्कृत लिटरेचर एंड हिंदू फिलोसफी एट वाराणसी एंड कुरान एंड पर्शियन एंड अरेबिक लिटरेचर एट पटना। इन्होंने क्या किया था, संस्कृत लिटरेचर और हिंदू फिलोसफी का ज्ञान कहाँ से लिया, वाराणसी से लिया, और कुरान और पर्शियन लिटरेचर कहाँ से ज्ञान नहीं लिया, पटना से लिया। ठीक है, फाइन। ही वॉज ऑल्सो वेल एक्वेंटेड विद जैनिज्म एंड अदर रिलीजियस मूवमेंट्स एंड सेक्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारा वो जैनिज्म भी जानते थे, ठीक है, और अदर जो रिलीजियस मूवमेंट्स वहाँ चल रहे थे उनको भी वो अच्छी भली भांति जानते थे। ठीक है, टू स्टडी द बाइबल इन ओरिजिनल ही लर्न द ग्रीक एंड हिब्रू। बाइबल की स्टडी के लिए उन्होंने ये लैंग्वेज यानी ग्रीक और हिब्रू को भी लर्न किया। इन 1809 ही रोट इन पर्शियन हिज फेमस वर्क गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो इन्होंने एक तरह से 1809 में क्या किया, अपना एक किताब लिखी, ठीक है, जिसको कहा जाता है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट का मतलब होता है जो एक ईश्वर पे बिलीव करता है, ठीक है, in which he put forward weighty argument against the belief in many gods and for the worship of single god। उन्होंने बहुत सारे ईश्वर की एक तरह से क्या किया, उसके खिलाफ आर्गूमेंट्स पेश किए, और उन्होंने वननेस ऑफ गॉड के बारे में मतलब उसमें लिखा कि एक गॉड एक ही है। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते। ही सेटल्ड इन कलकत्ता इन 1814 एंड सून अटैक्ड a band of young men with whose cooperation he started the आत्मीय सभा।
देखिए एंड सून अट्रैक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोग को उन्होंने एक तरह से वो क्या करते थे, अट्रैक्ट कर लेते थे, उनमें इतना आकर्षण था कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे। और फिर उससे उसकी उन्हीं की कॉपरेशन से उन्होंने क्या कौन सी सभा गठित की, आत्मीय सभा गठित कर ली। फ्रॉम न्यू ऑन ही carried on a persistent struggle against the religious and social evils widely prevalent among the Hindus in Bengal। जो भी वहाँ पे हिंदूज थे बंगाल में, वहाँ पे जो इविल्स यानी कुरीतियाँ जो फैली हुई थी उसके अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए। इन पर्टिकुलर ही विगरसली अपोज देयर वर्शिप ऑफ आइडल्स, द रिजिडिटी ऑफ कास्ट एंड द प्रिवलेंस ऑफ मीनिंगलेस रिलीजियस रिचुअल्स। यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे कुरीतियों को, जैसे कि मान लीजिए कास्ट का है, उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारा काम किया, ठीक है। मतलब जो मूर्ति पूजा है उसकी भी एक तरह से क्रिटिसिज्म पेश किया, ठीक है। और प्रेवलेंस ऑफ मीनिंग, जो बहुत सारे मीनिंगलेस क्या चल रहे थे रिलीजियस रिचुअल्स, उसका कोई कह सकते हैं कि कोई सिर पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, तो इसके अगेंस्ट भी उन्होंने एक तरह से एक मोर्चा खोल दिया। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। He held that all the principal ancient texts of Hindus repressed monotheism or worship of one god. He published the Bengali translation of the Vedas and of 5 of the principal Upanishads to prove his point. उन्होंने ये मतलब समझाने की कोशिश की वेदास के थ्रू, उपनिषद के थ्रू, कि वहाँ पे भी एक ईश्वर की बात कही गई है, और ये सारे वो प्रूफ लेकर के आए वेदास से और उपनिषद से, ठीक है। ही बिलीव दैट द फिलॉसफी ऑफ वेदांता वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रीजन, यानी कि वो वेदांता की फिलॉसफी को एक तरह से क्या कर रहे थे, एक तरह से उसका समर्थन कर रहे थे कि देखो यहाँ पे भी तो यही बताया गया है ना, वननेस ऑफ गॉड वेदांता में बताया गया है। इन एनी केस वन शुड नॉट हेजिटेट टू डिपार्ट फ्रॉम होली बुक्स स्क्रिप्चर्स एंड इनहेरिटेड ट्रेडिशन इफ ह्यूमन रीजन सो डिक्टेट्स। वो ये कह रहे थे अगर कोई भी ग्रंथ ह्यूमैनिटी यानी मानवता के खिलाफ है तो उससे दरकिनार होने में कभी भी गुरेज नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी ग्रंथ ऐसा लिखा गया है जो ह्यूमैनिटी को ही नहीं मानता हो, यानी मानवता को ही नहीं मानता हो, तो फिर ऐसे ग्रंथ की क्या आवश्यकता है, वो ऐसा विचार रखते थे। एंड इफ सच ट्रेडिशंस आर प्रूविंग हार्मफुल टू सोसाइटी, अगर कोई ऐसा ट्रेडिशन चल रहा है जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है तो फिर क्या हो, उसका खंडन होना चाहिए। बट राम मोहन रॉय डिड नॉट कन्फाइन हिज एप्लीकेशन ऑफ दिस रैशनल अप्रोच टू इंडियन रिलीजन्स एंड traditions alone. In this he disappointed his many missionary friends who had hoped that his rational critique of Hinduism would lead him to embrace Christianity. अब ऐसा नहीं कि वो हिंदू में जो कुरीतियाँ उसका अगर विरोध कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियनिटी का नहीं करेंगे जो उसमें कुरीतियाँ हैं। तो कुछ लोगों को वहाँ क्रिश्चियन लोगों को लगा कि अगर ये हिंदूज़ का खंडन कर रहे हैं तो हमारे धर्म में आ जाएंगे, ऐसा वो नहीं थे, वो रैशनल थिंक करते हैं ना। तो वो समझ रहे थे कि जैसे जैसे धर्म आगे बढ़ता है या बहुत सारी कुरीतियाँ जुड़ती जाती हैं तो उनका खंडन भी आवश्यक है, और इसीलिए बहुत सारे रिफॉर्मर्स समय समय पर आते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। राम मोहन रॉय इंसिस्टेड ऑन अप्लाइंग रैशनलिज्म टू क्रिश्चियनिटी टू। उन्होंने जो रैशनलिज्म है वो क्रिश्चियनिटी पे भी अप्लाई किया, टू पर्टिकुलरली टू द एलिमेंट्स ऑफ ब्लाइंड फेथ इन, यानी कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म में, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म यानी क्रिश्चियनिटी ही क्यों ना हो। इन 1820 ही पब्लिश्ड हिज प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या इन्होंने पब्लिश किया? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, in which he tried to separate the moral and philosophic message to New Testament of the New Testament। इन्होंने एक तरह से उसका भी एक तरह से क्रिटिसिज्म लेकर आया, क्या क्या उसमें कुरीतियाँ हैं, जो भी न्यू टेस्टामेंट था उससे उन्होंने बहुत सारे फिलोसफी के मैसेज को भी, जो उसमें उसका दर्शन है, उसको समझाने की कोशिश की, ठीक है। विच ही प्रेज्ड from its miracle stories. He wanted the high moral message of Christ to be incorporated in Hindus. This earned for him the hostility of the missionaries. से बहुत सारे मिशनरीज गुस्सा ही हो जाएंगे, क्योंकि अगर उनके धर्म पे आघात होगा, सब चाहते हैं धर्म पे आघात हो बट उनके धर्म पे ना हो, ये होता है, ठीक है। आगे जानते हैं। Thus, as far as Ram Mohan Roy was concerned, there was to be no blind reliance on India's own past or blind aping of the West। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ऐसा नहीं किया कि वेस्ट पे पूरा अंधविश्वास, जो वहाँ का अच्छा है, जो वहाँ का रैशनल है, यानी कि वेस्ट का, पश्चिम का जो दर्शन है उससे जो हम अच्छा ले सकते हैं उतना ही पार्ट लिया, ठीक है।
On the other hand, he put forward the ideas that the new India, guided by reason, should acquire and treasure that was the best in the East and the West. सारा उन्होंने बेस्ट निकाला, कहाँ का, ईस्ट का भी और वेस्ट का भी, ताकि ह्यूमन माइंड को अप्लाई करके ही आप धर्म में अच्छा कर सकते हैं, वो ये समझते थे। इन्हें कि कुछ भी बता दिया गया उस पर अंदर मतलब बलि प्रथा चल रही है, कुछ भी चल रहा है, सती चल रहा है, ये सब चीज़ें नहीं। उन्होंने अपना रीज़न इस्तेमाल किया, यानी दिमाग इस्तेमाल किया और बताया कि ये क्या है, ये कार्य गंदा है, ये कार्य कुरीति है, ठीक है, तो इसको दूर होना ही चाहिए। दस ही वांटेड इंडिया टू लर्न फ्रॉम द वेस्ट, वो चाहते थे इंडिया वेस्ट से लर्न करे, बट दिस लर्निंग वाज टू बी एन इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो कि बोध से आ रहा हो, यानी इंटेलेक्चुअल माइंडसेट हमारा डेवलप हो और हम क्रिएटिव बनेंगे, यानी कि संरचना होता है ना, उसी से ये वर्ड आया क्रिएटिव, हम कुछ रचना कर पाएँ, कुछ क्रिएटिव कर पाएँ, ठीक है। थ्रू विच इंडियन कल्चर एंड थॉट वर्ड टू बी रेनोवेटेड, इसी तरह क्या होगा, रेनोवेशन होगा इंडियन कल्चर का, इंडियन की जो फिलॉसफी है उसका भी रेनोवेशन होगा। इट वॉज नॉट टू बी एन इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया, और इससे ये नहीं माना जाना चाहिए कि वेस्टर्न कल्चर इम्पोज किया जा रहा है इंडिया पे, ठीक है, okay. He therefore stood for the reform of Hinduism and opposed its suppression by the Christianity. He vigorously defended Hindu religion and philosophy from the ignorant attacks of missionaries. उन्होंने क्या किया, हिंदुज़म को की प्रोटेक्शन भी की, उसका शुद्धि भी किया, जो जो उसमें कुरीतियाँ थी उसको दूर भगाया, ठीक है, और वेस्ट का बेस्ट लेकर के आए, ठीक है। He believed that basically all religions preach a common message and that their followers are all brothers under the skin, है ना। तो वो क्या कह रहे थे कि सारे रिलीजन एक कॉमन मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं कि सारे जो फॉलोवर हैं वो क्या है, ब्रदर्स हैं, आपस में भाई भाई हैं, कोई भी इसमें कुरीति का, कोई भी ऐसी कल्चर का स्थान नहीं होना चाहिए जो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। इन 1828 ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजियस सोसाइटी, द ब्रह्मा समाज, द ब्रह्म समाज, इंग्लिश में ब्रह्म बोल देते हैं, ठीक है, लेटर नोन एज ब्रह्मो समाज, ठीक है, बाद में उसे ब्रह्मो समाज कर दिया गया। हुज पर्पज वॉज टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म एंड टू प्रीच मोनोथिज्म और बिलीव इन वन गॉड। उन्होंने क्या किया, इसके थ्रू इस समाज जो उन्होंने यहाँ बनाया ब्रह्म समाज, या बाद में वो ब्रह्मो समाज हो गया, इसका पर्पस क्या था कि जो हिंदुइज्म था, जो हिंदूवाद था उसको शुद्ध किया जाए, और ये उन्होंने एक तरह से टीचिंग दी, क्या टीचिंग दी कि भगवान एक है ना, वननेस ऑफ गॉड, बिलीव इन वन गॉड। द न्यू सोसाइटी वॉज टू बी बेस्ड ऑन द ट्विन पिलर्स ऑफ रीजन। कौन से दो पिलर थे जिस पे बेस्ड होनी चाहिए हिंदू सोसाइटी, वो थी क्या, वेदास एंड उपनिषद, इन पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो टू इनकॉर्पोरेट द टीचिंग्स ऑफ अदर रिलीजन्स, अदर रिलीजन की भी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। द ब्रह्मो समाज लेड एम्फेसिस ऑन ह्यूमन डिग्निटी, अपोज आइडोलेट्री एंड क्रिटिसाइज सच सोशल इवल्स एज द प्रैक्टिस ऑफ सती। जैसे कि उसने क्या किया, ब्रह्मो समाज ने ह्यूमन डिग्निटी पे जोर दिया, क्या अपोज किया, मूर्ति पूजा को अपोज किया, और क्रिटिसाइज उन सोशल लेवल्स को किया जो समाज में फैली हुई थी हिंदू सोसाइटी में, जैसे कि सती प्रथा, ठीक है। राम मोहन रॉय वॉज अ ग्रेट थिंकर, ही वॉज ऑल्सो अ मैन ऑफ एक्शन, ठीक है। The best example of his lifelong crusade against social evil was the historic agitation he organized against the inhuman custom of women becoming सती। उनका सबसे बड़ा योगदान जो हिंदू सोसाइटी को है वो क्या है, सती प्रथा को एक तरह से उसका खंडन करके उसको समाप्त करना, ठीक है। On the one hand, he showed by citing the authority of the oldest sacred books, the Hindu religion at its best was opposed to the practice. On the other, he appealed to the reason, humanity and compassion of the people. उन्होंने क्या किया कि आपस में compassion होना चाहिए, human dignity एक दूसरे लोग प्रैक्टिस करें एक दूसरे के प्रति, ठीक है। He visited the burning ghats at Calcutta and to try to persuade the relatives of widows to give up their plan of self immolation। यानी आत्मदाही तो कहा जाएगा इससे, सती क्या है, आत्मदाही है, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे रिलेटिव से वहाँ बंगाल में बहुत सारे लोगों से बात की कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। आगे जानते हैं, टू रेज द स्टेटस ऑफ वीमेन ही डिमांडेड दैट दे बी गिवन द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी। वो बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहे थे, उस समय ही उन्होंने कह दिया था कि विमेन को प्रॉपर्टी में अधिकार मिलना चाहिए, इनहेरिटेंस यानी कि जो वंशानुगत जो प्रॉपर्टी आती है उसमें विमेन को अधिकार मिले, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इन 1800
as a watchmaker, but who spent his entire life promoting modern education in India. He founded the famous Hindu college. इन्होंने हिंदू कॉलेज भी बनाया. In 1870 he had come out to. देखिए यहाँ पे क्या है ना, राजा राम मोहन रॉय was the earliest propagators of the modern education. modern education के वन ऑफ द अर्लीस्ट थे, मतलब जो वो ये सोच पा रहे थे कि बहुत ज़रूरी है. ठीक है. In 1817 डेविड हारे who had come out to India in 1800. तो ये डेविड हारे की बात हो रही है. हारे पढ़ लीजिए या हारे जो भी होगा. ठीक है. who had come to India क्या 1800 में आ गया था. तो वो उसने क्या किया, मॉडर्न एजुकेशन पे बल दिया. तो उससे क्या हुआ, उसने फेमस हिंदू कॉलेज बनाया, डेविड हारे. ठीक है. राम मोहन रॉय प्रोवाइडेड द मोस्ट इंथुसियास्टिक असिस्टेंस टू हारे. उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से, बहुत ही इंथुसियाज्म मतलब उत्साह के साथ उसका सहयोग किया. ठीक है. And in this and other educational projects. In addition, he maintained at its own cost an English school in Calcutta from 1817 in which other subjects, mechanics and philosophy of Voltaire was taught. Voltaire बाहर के एक राइटर हैं. ठीक है. फ्रेंच रिवोल्यूशन उनका बड़ा बड़ा हाथ है. तो उन्होंने उनके आइडियाज़ को भी प्रोपेगेट करवाया यहाँ इंडिया में. इन 1825 ही इस्टेब्लिश्ड अ वेदांता कॉलेज in which courses in both English, Indian learning and Western social and physical sciences were offered. ये सारे फील्ड्स में एजुकेशन दी जा रही थी, जिसमें क्या थी, वेस्टर्न लर्निंग भी थी. ठीक है. सोशल चीज़ें भी पढ़ाई जा रही थी और फिजिकल साइंसेस भी पढ़ाई जा रही थी. राम मोहन रॉय वॉज इक्वली कीन ऑन मेकिंग बंगाली द वैक्यूल ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटरकोर्स इन बंगाल. सभी को पता है बंगालीज बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं. ठीक है. तो इन्होंने एक तरह से बहुत सारा वहाँ पे काम किया बंगाल में. ठीक है. ही कंपाइल्ड अ बंगाली ग्रामर. Through his translations, pamphlets and journals, he helped to evolve a modern and elegant prose style for that language. Ram Mohan Rai represented the first gleamings of the rise of the national consciousness. यानी कि एक तरह से राष्ट्रवाद का जो श्रेय है वो इनको ही जाता है. ठीक है. ही बिलीव दैट द कास्ट सिस्टम वॉज डबली इविल. मतलब वो जानते थे जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति प्रथा है, वो क्या दो तरह की इविल है. मतलब ठीक है, बहुत बड़ी इविल है एक तरह से कह सकते हैं, यानी कुरीति है एक तरह से. इट क्रिएटेड इनइक्वालिटी. जिससे क्या हो रहा है, असमानता क्रिएट हो रही है सोसाइटी में, और ये डिवाइड कर रही है पीपल को. एंड डिप्राइव देम ऑफ पेट्रियाटिक फीलिंग. इससे क्या हो रहा है, जो हमारा पेट्रियोटिज्म है ना, यानी कि देश के प्रति जो प्रेम है, उसमें भी क्या आ रहा है, भेदभाव क्रिएट कर रहा है. ठीक है. दिस अकॉर्डिंग टू हिम वन ऑफ द एम्स ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म वॉज पॉलिटिकल अपलिफ्ट. और उन्होंने पॉलिटिकल एरेना में भी बहुत सारे काम किए. ठीक है. राम मोहन रॉय वॉज पॉइनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म. वो जर्नलिज्म के भी बहुत बड़े कह सकते हैं पॉइनियर हैं. मतलब कि एक तरह से उन्होंने जो ये बहुत सारी चीज़ें लिखते रहते थे, पढ़ते रहते थे, जर्नल्स निकालते रहते थे. ठीक है. तो ये बहुत बड़े क्या हैं, जर्नलिस्ट भी हैं एक तरह से. ठीक है. ही डिमांडेड दैट द मैक्सिमम रेंट्स पेड बाय द एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ लैंड बी परमानेंटली फिक्स सो दैट they could enjoy the benefits of permanent settlement of 1793. इन्होंने देखिए बहुत सारे जो वहाँ पे चीज़ें चल रही थी देश में, उनमें हर चीज़ पे उन्होंने अपनी आवाज़ रखी. तो जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ था 1793 का, उसमें उन्होंने क्या कहा, एक फिक्स्ड आप रख दीजिए, क्या रख दीजिए कि इतना ही रेंट पे करेंगे जो वहाँ के टेनेंट्स हैं, और उसको ऐसा रखिए कि वो पे कर पाएँ. ठीक है. Ram Mohan Roy was a firm believer in internationalism and in free cooperation between nations. वो इंटरनेशनल मतलब जो देश और दूसरे देशों के प्रति जो संबंध है उस पर भी वो बहुत फर्म बिलीवर थे. और कॉपरेशन की बात करते थे कि आपस में क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि भाईचारा होना चाहिए. ठीक है. जिससे एक ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट हो, यानी कि मानवता जो है वो बढ़े आगे. ठीक है. Ram Mohan Roy was the only person in his time in the whole world of man to realize completely the significance of modern age. वो समझ पा रहे थे आगे आने वाला भविष्य जो है वो इस तरह की कुरीतियों के साथ नहीं सर्वाइव कर पाएगा. ये सारी चीज़ें हटनी चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन आनी चाहिए, नए नए विचार आने चाहिए, संभाव होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए. ठीक है. ये सारी चीज़ें चीज़ों का विकास होना चाहिए. ठीक है. द न्यूज़ ऑफ द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशन इन नेपल्स इन 1821 मेड हिम so sad that he cancelled all his social engagements. On the other hand, he celebrated the success of revolution in Spanish America in 1823 by giving a public dinner. देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो नेपल्स, यहाँ आई गेस कि ये इटली का ही होगा आई गेस. ठीक है.
रिवोल्यूशन जो चल रहा था ना, फ्रेंच रिवोल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। क्या है? राम मोहन रॉय took a keen interest in international events and everywhere he supported the cause of liberty, democracy and nationalism and opposed injustice, oppression and tyranny in every form. The news of the failure of revolution in Naples in 1821 made him so sad that he cancelled all his social life. मतलब नेपल्स में जो रिवोल्यूशन चल रहा है उसका फेलियर हुआ तो उनको एक तरह से दुख पहुंचा, ठीक है। लेकिन वहीं जो स्पेनिश अमेरिका में जो रिवोल्यूशन हुआ उसका वो सक्सेसफुल रहा तो उनको खुशी भी हुई, ठीक है। तो इन्होंने एक पब्लिक डिनर भी दिया उसके मतलब उसकी खुशी में। कंडेम द मिसरेबल कंडीशन ऑफ द आयरलैंड अंडर द ऑपरेसिव regime of absentee English landlordism. He publicly declared that he would emigrate from British Empire if Parliament failed to pass the reform bill. राम मोहन रॉय वॉज अ फियरलेस एज अ लॉयन, वो बहुत शेर की तरह बिल्कुल फियरलेस थे। ही डिड नॉट हेजिटेट टू सपोर्ट जस्ट कॉज। ऑल हिज लाइफ ही फॉट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड इनक्वालिटी इवन at great personal loss and hardship. In his life of service to society, he often clashed with his family. उनकी घर से भी बहुत बड़ा क्लैश हो जाता था। जब वो इतना सब कुछ करते थे तो अपनी फैमिली वाले ही अपोज करते रहे होंगे, तो उनके साथ भी उनकी कुछ बहस होती रही होगी, ठीक है। जमींदार से वो बहस कर डालते थे। एंड पावरफुल मिशनरीज विद हिज हाई ऑफिशियल्स एंड अथॉरिटीज़। राम मोहन रॉय वॉज द ब्राइटेस्ट स्टार इन इंडियन स्काई, ठीक है। बहुत एक तरह से इंडियन स्काई में वो क्या है, जो भारत का जो एक कह सकते हैं आसमान है उसमें वो चमकते हुए सितारे हैं, ठीक है। ही हैड मैनी डिस्टिंग्विश्ड एसोसिएट्स, फॉलोअर्स एंड सक्सेसर्स। बहुत सारे लोग इनको फॉलो भी करते थे, ठीक है। डेविड हारेंस एंड द स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर डफ, द्वारकानाथ टैगोर वॉज अ फोर मोस्ट अमंग हिज इंडियन एसोसिएट्स। ये सारे लोग उनको सपोर्ट। हिज अदर प्रोमिनेंट फॉलोअर्स वर प्रसन्ना कुमार टैगोर, चंद्रशेखर देव एंड ताराचंद चक्रवर्ती, द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द ब्रह्म समाज, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेपल्स आप देख लीजिए ये कहाँ पे लाई कर, इटली में है या फ्रांस में है, इसको आप देख लीजिएगा। मैं अगर देख पाऊँगी तो मैं बता दूँगी ये कहाँ पे लाई करता था, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इटली मुझे लग रहा है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, ओके। ऑल द बेस्ट।